नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 17 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि आप अपने नोट्स के माध्यम से एग्जाम के टाइम पर काफी कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल वर्कशीट का नेम कितने कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। MS एक्सेल वर्कशीट का नेम कितने कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। पहला क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल से MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसका नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट MS एक्सेल में हमें जो पेज दिया जाता है, पेज, उस पेज को कहते हैं वर्कशीट। एक्सेल की जो फाइल होती है, फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, और एक्सेल के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट नाम होता है शीट 1। हमें जो वर्कशीट दी जाती है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? शीट 1। MS एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है जिसका नेम होता है शीट 1। हम इस शीट के नाम को चेंज भी कर सकते हैं, और जब हम वर्कशीट का नाम चेंज करते हैं तो हम इसमें अधिकतम 31 कैरेक्टर मतलब 31 अक्षर तक यूज कर सकते हैं। तो जो एक्सेल की वर्कशीट होती है उसके नाम में अधिकतम 31 कैरेक्टर 31 कैरेक्टर तक यूज किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट के नेम में अधिकतम 31 कैरेक्टर का यूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। इसको हम MS एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। और एक्सेल में जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट हमें एक वर्कशीट मिलती है जिसका नेम होता है शीट 1। यदि हम इस वर्कशीट के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे रीनेम करेंगे राइट क्लिक करके, और इसके नेम में अधिकतम हम 31 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में अधिकतम 31 कैरेक्टर का नाम यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है। MS एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। हम MS एक्सेल में टेबल बना सकते हैं, उस टेबल पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। जब हम MS एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला और फंक्शन का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए फॉर्मूला और फंक्शन का यूज किया जाता है। जब भी हम किसी फॉर्मूला या फंक्शन को यूज करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से की जाती है। इक्वल, बराबर के चिन्ह से किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन की स्टार्टिंग की जाती है। MS एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर
किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। हमें 3 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है यह तीनों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर डी है एंटीवायरस। तो जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, यह तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इन्हें लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब एक टाइप की लैंग्वेज को दूसरे टाइप में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, यह तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर हैं और तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते क्या हैं? जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। जो असेंबलर होता है यह असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में मतलब मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किस कंपनी के द्वारा किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किस कंपनी के द्वारा किया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर मतलब हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, इसका इन्वेंशन मतलब आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है। जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको बनाने वाली 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी है इंटेल और एक है एएमडी। इंटेल और एएमडी 2 कंपनियां माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था, वह किया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा। इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया गया है। पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 में बनाया गया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 1971 में बनाया गया था, जो कि इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बनाया गया था और पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004 था। तो इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया है। एक और कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, एएमडी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आपको सीडेक का फुल फॉर्म याद करना है। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाती है, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को। और सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में यूज होने वाले पेज को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड को शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू प्रोवाइड करता है। व्यू का उपयोग स्लाइड को कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार से शो करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में हम जो भी स्लाइड बनाते हैं उस स्लाइड को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए स्लाइड व्यू का यूज किया जाता है। पावर पॉइंट में सभी प्रकार के स्लाइड व्यू हमें व्यू टैब में प्रदान किए जाते हैं। जितने भी स्लाइड के व्यू होते हैं सभी व्यू टैब के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं और डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट में जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। और सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने अपने प्रेजेंटेशन को ओपन किया है। हमें प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए, स्लाइड को अलग अलग तरीके से देखने के लिए कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। सभी प्रकार के व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन के कई व्यू होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू ऑन होता है? नॉर्मल व्यू। इसके अलावा होता है आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और रीडिंग व्यू, लेकिन डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट गेट में a=1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होता है? नॉट गेट में a=1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन लॉजिक गेट से संबंधित है। लॉजिक गेट से, लॉजिक गेट जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जो भी डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं उनमें लॉजिक गेट का यूज जरूर किया जाता है। लॉजिक गेट एक सर्किट होता है जो कि किसी चिप में यूज किया जाता है। जो भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वह सभी 0-1 पर वर्क करते हैं और 0-1 पर वर्क करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कई प्रकार के लॉजिक गेट यूज किए जाते हैं। लॉजिक गेट डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो भी आईसी चिप बनाए जाते हैं, सर्किट बनाए जाते हैं, उनमें लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, नॉर गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट गेट में a=1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होता है? नॉट गेट का क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट गेट एक यूनरी गेट होता है। यूनरी गेट आपसे पूछा जा सकता है किस लॉजिक गेट को यूनरी गेट कहा जाता है? नॉट गेट होता है यूनरी गेट। यूनरी का मतलब होता है इसमें केवल सिंगल इनपुट होता है, एक ही इनपुट होता है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है। और नॉट गेट आउटपुट क्या देगा? नॉट गेट हमें कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्जन करके आउटपुट देता है। इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंट करके, मतलब हम नॉट गेट में यदि ए को इनपुट करेंगे तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। ए की वैल्यू हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं? ए की वैल्यू या तो हम 0 इनपुट कर सकते या 1 इनपुट कर सकते। जब आप 0 इनपुट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, और जब आप 1 इनपुट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। जो नॉट गेट होता है यह कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट करके आउटपुट देता है। यदि आप 0 इनपुट करेंगे तो 1 आउटपुट प्राप्त होगा और 1 इनपुट करेंगे तो 0 आउटपुट प्राप्त होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट गेट में 1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होता है? यदि आप 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा, और 0 इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। F1 मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F1। F1 फंक्शन की के द्वारा मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। MS एक्सेल 2016 की जो वर्कबुक होती है उस वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक होती है एक्सेल की फाइल। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1। MS एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1, और वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है .xlsx। MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है। और MS एक्सेल में जो पेज होता है पेज, उस पेज को कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें एक वर्कशीट प्रदान की जाती है। MS एक्सेल के जो भी न्यू वर्जन्स हैं उनमें एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है, जिसका नेम होता है बाय डिफॉल्ट शीट1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है, जिसका नेम होता है शीट1। इसको हमने एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देखा था। MS एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है, जिसका नाम होता है शीट1। यदि हम नाम को चेंज करते हैं तो अधिकतम 31 अक्षर तक यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। कोई ड्राइव है, पीसी है, वेब ब्राउजर है, या फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। तो विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे फाइल मैनेजर भी कहा जाता है या फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, विंडोज एक्सप्लोरर जिसे फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर भी कहा जाता है, यह एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है। फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन मतलब जो कि फाइल और फोल्डर को शो करने की, ओपन करने की, कट कॉपी पेस्ट करने की, डिलीट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में सभी फाइल फोल्डर्स को देखना है, उनको ओपन करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, डिलीट करना है, तो हम विंडोज एक्सप्लोरर का या फाइल एक्सप्लोरर का या फाइल मैनेजर का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करना होता है। विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करके हम फाइल एक्सप्लोरर को या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करके फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं हमने विंडोज की के साथ ई की को प्रेस किया तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। ब्लैंक में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी है डेटा और ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जेक्ट। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है,
तो यह किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है। जब हम किसी प्रोग्राम को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं तो वह कहलाती है एल्गोरिथम। कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तो कोडिंग के थ्रू बनता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू बनता है, जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप स्टोर होता है। लेकिन किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या किसी प्रोग्राम को जब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिख दिया जाता है तो वह कहलाती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब शेप के द्वारा, चित्रों के द्वारा यदि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो वह फ्लो चार्ट कहलाता है। और यदि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना है तो एल्गोरिथम होती है। और किसी प्रोग्राम में क्या होता है? किसी प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है। जब कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके लिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। एल्गोरिथम होती क्या है? एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमें 4 प्रकार की डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए है स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी है जॉयस्टिक। जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जिसे हम माइक भी कहते हैं, यह तो एक इनपुट डिवाइस है जो कि वॉइस डेटा को, ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए यूज की जाती है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि गेम प्ले करने के काम में आता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इमेज को, किसी लेटर को स्कैन कर सकते हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट में प्रदान करता है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे ब्लैंक कहते हैं। एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे ब्लैंक कहते हैं। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस को स्टोर किया जाता है। तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जब वेबसाइट बन जाती है, हम वेबसाइट को बनाते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर। क्लाइंट कंप्यूटर मतलब जो यूजर के पास होता है। हमने किसी वेबसाइट को क्लाइंट कंप्यूटर पर बना लिया। अभी यह वेबसाइट केवल हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पर ही रन की जा सकती है। यदि हमें इस वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करना है तो हमें वेब होस्टिंग की आवश्यकता होती है। वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए यूज की जाती है। और वह कंप्यूटर जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है उस कंप्यूटर को कहा जाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसी वेबसाइट को होस्ट करने की सुविधा देता है। वेब सर्वर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और किसी वेबसाइट को स्टोर कर लेता है। जब कोई वेबसाइट बन जाती है तो उसे इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए वेब होस्टिंग का यूज किया जाता है। वेब होस्टिंग के द्वारा वेबसाइट को वेब सर्वर पर रखा जाता है ताकि उस वेबसाइट को प्रत्येक यूजर एक्सेस कर सके। तो एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है। वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए वेब सर्वर। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वेब सर्वर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में फाइल सेंड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर्स में फाइल सेंड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब हम अपने कंप्यूटर से किसी अदर कंप्यूटर पर फाइल को सेंड करते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। अपलोडिंग। जब हम क्लाइंट कंप्यूटर से किसी अदर कंप्यूटर पर फाइल को सेंड करते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। और जब किसी अदर कंप्यूटर से फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाया जाता है तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अदर कंप्यूटर की फाइल हमारे कंप्यूटर पर सेंड होती है, जबकि अपलोडिंग के द्वारा हमारे कंप्यूटर की फाइल को किसी अदर कंप्यूटर पर भेजा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपलोडिंग। इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में फाइल सेंड करने की प्रोसेस को अपलोडिंग कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि हमें टाइपिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की, एडिटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट, जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कंप्लीट पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट में लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है जिसे कहा जाता है इंडेंट, जिसे हम मार्जिन भी कहते हैं। मतलब टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में जो स्पेस छोड़ा जाता है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, वह क्या कहलाता है? इंडेंट। कई प्रकार के इंडेंट होते हैं एमएस वर्ड में, जैसे कि लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। कई प्रकार के इंडेंट होते हैं एमएस वर्ड में। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हैंगिंग इंडेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इंडेंट नहीं होता है, बाकी सभी लाइन में इंडेंट होता है। यह कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट को ध्यान से देखें तो इसमें टी की डिजाइन बनती है। टी पहली लाइन में इंडेंट नहीं होता है, बाकी लाइन में इंडेंट होता है। तो यहां पर हैंगिंग इंडेंट यदि आपको सेट करना है तो कंट्रोल टी शॉर्टकट यूज की जाती है, कंट्रोल प्लस टी। यदि एमएस वर्ड में आपको हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी, और यदि हैंगिंग इंडेंट को हटाना है, कम करना है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट को कम किया जाता है और कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से आपसे शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम, और इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एम। यह हमारा नॉर्मल इंडेंट होता है जो कि लेफ्ट साइड पर आता है। इसको इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम और डिक्रीज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम। जबकि हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल टी और डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट टी। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन समझे। अब हम इन सभी को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। हमने यहां पर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इंडेंट ऑप्शन होते हैं। इंडेंट हमें बाय डिफॉल्ट दो इंडेंट दिए जाते हैं। एक होता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है उसमें स्पेस बढ़ गया है।
और एक होता है डिक्रीज इंडेंट, जिससे हम इंडेंट को कम कर सकते हैं। इंडेंट को इंक्रीज करना मतलब स्पेस को बढ़ाना, और इंडेंट को डिक्रीज करना मतलब स्पेस को घटाना। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट को बढ़ाया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट को घटाया जाता है। यह तो होता है हमारा लेफ्ट इंडेंट। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हम हैंगिंग इंडेंट को बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट टी से हम हैंगिंग इंडेंट को घटा सकते हैं। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस टी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूडीपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। यह डेटा को सेंड करने से पहले, डेटा को ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन चेक नहीं करता है। मतलब यूडीपी प्रोटोकॉल डेटा को सक्सेसफुली ट्रांसफर करने की गारंटी नहीं देता है। यूडीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। जबकि एक होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब यह डेटा को ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन को चेक करता है, उसके बाद डेटा को ट्रांसफर करता है। तो टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जबकि यूडीपी होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। भीम ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहां पर आपको भीम ऐप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। जो भीम ऐप है इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है और भीम ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी और भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई आपसे पूछा जा सकता है भीम ऐप को किसके द्वारा बनाया गया है। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर हमने भीम ऐप से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म, यह क्वेश्चन भी ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई का यूज करंट टाइम पर बहुत अधिक किया जाता है। यूपीआई के माध्यम से हम बहुत ही फास्ट स्पीड में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में
ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि ड्रॉप कैप ऑप्शन से संबंधित है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ड्रॉप कैप होता क्या है? ड्रॉप कैप का यूज आपने न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में देखा होगा। जब हम किसी एक कैरेक्टर को या एक वर्ड को मल्टीपल लाइंस में बड़ी साइज पर लिख देते हैं तो यह कहलाता है ड्रॉप कैप। आपने इस प्रकार के कैरेक्टर, इस प्रकार के वर्ड न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में देखा होगा। जब हम पहले किसी कैरेक्टर को या पहले किसी शब्द को, स्टार्टिंग के कैरेक्टर को कई लाइंस में बड़ी साइज पर लिख देते हैं तो वह ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा यूज किया जाता है। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप मतलब जो किसी कैरेक्टर को या वर्ड को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है, यह कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्रॉप कैप ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है, तो इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप 3 लाइन को ड्रॉप करता है, 3 लाइन को, और हम इससे मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वह इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट इसके द्वारा 3 लाइंस को ड्रॉप किया जाता है और हम मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ड्रॉप कैप से संबंधित 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करेंगे। यहां पर बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप होता है नन। यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब जो कैरेक्टर या वर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसको बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस में ड्रॉप कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था उसको 3 लाइन में ड्रॉप कर दिया गया है। इसको आप 3 लाइन से ज्यादा यदि ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपसे पूछा जाता है लाइंस टू ड्रॉप। आप यहां पर मैक्सिमम 10 लाइन तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब ड्रॉप कैप ऑप्शन बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है और मैक्सिमम हम इससे 10 लाइंस में किसी कैरेक्टर या वर्ड को ड्रॉप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड 2016 में ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विजुअल इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विजुअल इनपुट डिवाइस है? यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक विजुअल इनपुट डिवाइस है। विजुअल इनपुट डिवाइस कौन सा कहलाता है? जो ग्राफिक्स को, चित्रों को इनपुट करने की सुविधा प्रदान करता है। विजुअल मतलब ग्राफिक्स। तो कीबोर्ड तो हमें ग्राफिक्स को इनपुट करने की सुविधा नहीं देता है, जॉयस्टिक भी नहीं देता है, माउस भी नहीं देता है। यदि हमें ग्राफिक्स को, विजुअल्स को इनपुट करना है, किसी इमेज को, वीडियो को इनपुट करना है तो वेब कैम की आवश्यकता होती है, जिसे हम वेब कैमरा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेब कैम या वेब कैमरा एक विजुअल इनपुट डिवाइस है जो कि किसी ग्राफिक्स को, किसी इमेज को, किसी वीडियो को इनपुट करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब कैम एक विजुअल इनपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAC मतलब मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस, जिसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। फिजिकल एड्रेस यह किसी हार्डवेयर डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस डिवाइस को नेटवर्क में पहचाना जाता है। एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। जबकि दूसरा होता है मैक एड्रेस, जिसे फिजिकल एड्रेस कहा जाता है, और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, जबकि मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, जो कि किसी हार्डवेयर डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।